समाप्त करने की कोशिश करूंगा। और जब रमाकांत रथ पर बोलना है ऐसा मुझे मालूम चला, उनको पढ़ना शुरू किया। जाहिर सी बात है कि हिंदी वाले दूसरे भाषा के कवियों को किसी प्रयोजन से ही पढ़ते हैं, वो सिलेबस में लगे होते हैं, तो या फिर कहीं ऐसा कोई अवसर आता है तो जब हमने पढ़ना शुरू किया तो उनकी जो शुरुआती कविताएं हमें मिली, श्री राधा नाम का उनका जो एक खंडकाव्य है जो बेहद चर्चित हुआ उड़िया भाषा में, और उड़िया भाषा के साथियों से जो बातचीत की हमने, उड़िया से हिंदी में अनुवाद करने वालों से बातचीत की, तो उन लोगों ने उसकी व्याप्ति और उसकी पहुंच के बारे में बताया कि वो बेहद चर्चित काव्य संग्रह या बेहद चर्चित खंड काव्य रहा है उड़िया भाषा। इसके साथ ही उनके दो और संग्रह मुझे मिले, एक श्री रणछोड़ और दूसरा सप्तम ऋतु। सप्तम ऋतु का हिंदी अनुवाद नहीं मिला, सेवन सेशन नाम से उसका जो अंग्रेजी में अनुवाद है वो मुझे पढ़ने को मिला। तो इन्हीं कविता संग्रहों के माध्यम से, तीन कविता संग्रहों के माध्यम से मैं रमाकांत रथ पर अपनी बात करना चाहूंगा। जाहिर सी बात है, कल अरुण कंवल जी कह भी रहे थे कि किसी दूसरी भाषा के कवि पर बात करना उतना आसान इसलिए भी नहीं है क्योंकि हम उसकी काव्य परंपरा नहीं जानते हैं, वो किनसे जुड़ रहा है ये नहीं जान पाते हैं, हम कहां से वो अपने लिए रसद ले रहा है, अपनी कविता के लिए रसद ले रहा है, यह जानना बेहद जरूरी होता है। लेकिन जब हमने रमाकांत रथ को पढ़ा तो मुझे बार बार हिंदी के कई सारे कवि याद आते रहे, मसलन जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मुक्तिबोध और कुंवर नारायण, इन कवियों की बहुत ज्यादा याद मुझे आती है। रविन्द्रनाथ टैगोर की भी याद सहज ही आती है इनको पढ़ते हुए। तो फिर मुझे लगा कि ये कवि तो हमारी हिंदी भाषा के आसपास का कवि लगता है, जैसे हमारी हिंदी का अपना कोई कवि हो। तो उड़िया भाषा की जो संरचना थी, आप ऐसे कह सकते हैं कि उस संरचना से हमने रमाकांत रथ को हिंदी भाषा की अपनी संरचना में ला करके पढ़ने की कोशिश की। तब हमने ये देखा कि जो हिंदी काव्य परंपरा है, उस परंपरा से उनका जो संबंध बनता है, उनका जुड़ाव बनता है, वो बहुत अपनापन उसमें महसूस होता है, वो बेहद जो है सघन जुड़ाव महसूस होता है। श्री राधा नाम का उनका जो खंड काव्य है, जाहिर सी बात है कि राधा हिंदी कविता परंपरा में राधा और कृष्ण एक बेहद प्रभावशाली मिथकीय चरित्र के रूप में उपस्थित रहे हैं। लेकिन ये जो राधा है हिंदी कविता परंपरा की राधा, उससे किस तरीके से रमाकांत रथ की राधा अलग, और ये श्री राधा जिस समय में लिख रहे हैं उस समय की हिंदी कविता को आप देखें, हिंदी साहित्य को आप देखें, तो हम पाते हैं कि भूमंडलीकरण की लगभग शुरुआत होने ही वाली है। उससे पहले का वो दशक है जहां पूंजी और बाजार रिश्तों को नए तरीके से व्याख्यायित कर रहा है, प्रेम का स्वरूप बदल रहा है। हिंदी में अगली शताब्दी के प्यार का रिहर्सल जैसी कहानी लिखी जा रही है, हाकिम कथा जैसी कहानी लिखी जा रही है, जिसमें प्रेम का जो उदात्त एक स्वरूप हो सकता है, वह स्वरूप बाजार, पूंजी और शरीर इन सबके गिरफ्त में है, इन्हीं से वह संचालित हो रहा है। एक ऐसे दौर में रमाकांत रथ श्री राधा के उस रूप की परिकल्पना करते हैं जो एक अशरीरी प्रेम की बात करता है, जहां कुछ पाने की कोई चाहत नहीं दिखाई देती है, सब कुछ समर्पित कर देने का भाव मौजूद है। उस समर्पण में हम ये देखते हैं कि अच्छा, दूसरी एक बात और अब मुझे याद आ रही है कि हिंदी कविता में जो प्रेम है, चाहे वो सूरदास के यहाँ हो या रीतकालीन कवियों के यहाँ हो या आधुनिक कविता में हो, तो वहां प्रेम में पाने की भावना, प्राप्त करने की भावना सबसे प्रबल दिखाई देती है। ना पाने की स्थिति में प्रकृति हो, पर्यावरण हो, सब कुछ बहुत उदास सा और बहुत जो है नकारात्मक भाव पैदा करने वाला दिखाई देता है। जबकि यहाँ रमाकांत रथ के यहाँ एक कविता से मैं अपनी बात को पुष्ट करना चाहूंगा कि यदि यह नदी का किनारा झूठा है,
सारे फूल झूठे हैं, हम छिप छिप कराए जिस कुंजवन से, यदि वह झूठा है, यदि तुम्हारा मुझे या मेरा तुम्हें खींच कर ले जाना केवल काल्पनिक पत्ते की कोर पर ढुलमुल करती ओस की बूंद है, ये तुम्हारे पास हाँफते हुए दिन भर रात भर जो दौड़ी आती है वह मैं नहीं, यदि इस उन्माद सी कामना की आंधी में वास्तव में मैं वह हूं जो निश्चल रहती है, ये तुम वास्तव में थककर नहीं लौट आते, मेरी गोद में दिन भर जंगल में डोलने के बाद ये तुमने नहीं पहने पीले कपड़े, ये तुमने नहीं खोसी बांसुरी कमर में, तब भी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फूल पहले से भी अधिक सुंदर लगते हैं। आप याद कीजिए सूरदास के यहाँ, तब वह लता लागत अति शीतल, अब भय विषम ज्वाल की कुंजें, वृथा बहत यमुना खगोलत, वृथा पवन कुंजें अरिगुंजें। तो सब कुछ वृथा लग रहा है, जबकि हमारा प्रिय, हमारा प्रेमी हमारे साथ नहीं है। लेकिन वहीं रमाकांत रथ के यहाँ उड़िया में वो चीज नहीं दिखाई देती। इसके पीछे की वजह जब मैं तलाश कर रहा था कि आखिर ऐसा क्यों है, रमाकांत रथ इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं, तो मुझे समझ में आया कि रमाकांत रथ इतने साधारण, इतने सामान्य से मुहावरे में कोई बात कहने वाले कवि नहीं है। उनके यहाँ एक दार्शनिक चिंतन परस्पर चलता रहता है। उस दार्शनिक चिंतन की धारा को अगर हम नहीं समझ पाते हैं तो रमाकांत रथ की कविताएं समझना थोड़ा मुश्किल होगा। और उस चिंतन की वो बात श्री रणछोड़ नाम के काव्य संग्रह के अंत में जो उन्होंने लिखा है, उड़िया में किस नाम से है मुझे नहीं मालूम, हिंदी में पृष्ठबंध नाम से प्रकाशित है। जाहिर सी बात उनका आत्मकथन जैसा है। अपने उस आत्मकथा दूसरी एक बात मैं यहाँ जोड़ना चाहता हूँ, श्री रणछोड़ है, इसके बारे में बहुत भ्रांत भी है। भ्रांत इसलिए भी मुझे लगी कि उड़िया के साथियों से जो हमने बातचीत की, तो हो सकता है उन्होंने सिर्फ नाम सुना हो या जैसा भी रहा हो, तो उनका ये कहना था कि जो श्री कृष्ण पर केंद्रित काव्य संग्रह है, उसकी वजह यह है कि श्री कृष्ण का एक नाम रणछोड़ है, और रणछोड़ नाम क्यों पड़ा, उसके पीछे की एक मिथकीय कथा है जो आप में से बहुत सारे लोग जानते ही होंगे कि कोई मगध राज था, उसने जो है उनसे युद्ध करने की बात कही, और वो उसको मैंने लिखा था थोड़ा सा, जरासंध ने युद्ध करने की बात कही, ललकारा उन्हें, और काल यमन नाम के एक जो है दूसरे राजा को साथ लेकर के चला गया। काल यमन के को ये आशीर्वाद या ये जो है वरदान मिला हुआ था कि उसे कोई इक्ष्वाकु कोई चंद्रवंशी या सूर्यवंशी व्यक्ति नहीं मार सकता है। अगर वो उसके सामने आएगा, अपने बल से उसे वो पराजित नहीं कर पाएगा। ऐसी स्थिति में कृष्ण ने उस रण को छोड़ दिया, वो भाग खड़े हुए। भाग खड़े हुए का मतलब वो चले गए वन में, और वहां से संदर्भ है कि इक्ष्वाकु नरेश मानधाता के पुत्र थे मुचकुंद, वो वहां पहले से ही सोए हुए थे, और उन्हें वरदान था कि अगर उनको कोई सोते में जगाएगा तो वो खुद नष्ट हो जाएगा, मर जाएगा जो जगाएगा। तो ये गए वहां, और फिर जैसा कहते हैं लोग लीला किया उन्होंने, और वहां से वो गायब हो गए, और कुछ इस तरीके से उनके ऊपर अपने कपड़े रख दिए मुशुन के ऊपर कि लगा काल यवन को ये लगा कि नहीं ये तो कृष्ण ही सोए हुए हैं, और वो उन्हें जगाने लगा, जब वो जगे तो ये मर गए। तो रणछोड़ का संदर्भ ये था। अब वहां से लोगों को लगा कि नहीं असल में जो है ये काव्य संग्रह कृष्ण के बारे में है, जबकि ये काव्य संग्रह मुझे लगता है, और जितना मैंने पढ़ा, भले श्री राधा की खूब चर्चा हुई, वो छंदबद्ध है, लय में है, और उड़िया के लोग बताते हैं कि वहां मतलब जितनी समकालीन उड़िया कविता में जितनी प्रशंसा, जितनी चर्चा, जितनी लोकप्रियता श्री राधा को मिली, उतनी किसी दूसरे कवि के किसी कविता को नहीं, किसी कविता संग्रह को नहीं मिली। लेकिन उनकी दार्शनिक निष्पत्तियों और उनकी जो इस दुनिया को देखने की दृष्टि है, उस दृष्टि के लिहाज से श्री रणछोड़ ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। हिंदी में हमने पढ़ा इस वजह से ऐसा हो, पर वो ज्यादा महत्वपूर्ण मुझे लगता है। वे छोड़ने की जो बात है रणछोड़ की, इसीलिए मैंने कहा मुझे जयशंकर प्रसाद याद आए, क्योंकि जयशंकर प्रसाद की एक कविता है, ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। उन पर यह आरोप लगा कि तो पलायन की बात कर रहे हैं, भाग जाने की बात कर रहे हैं। रमाकांत रथ इस संग्रह में उसी बाहर निकलने की, जाने की बात कर रहे हैं, छोड़ने की बात कर रहे हैं।
श्री पलातक नाम से ये उड़िया में आया था, यानी पलायन करने, वहां से निकल जाने की बात कर रहे हैं। उस निकलने के बारे में उनका जो कहना है वो जरा देखना चाहिए। चला जाना कई तरह का होता है। किसी परिस्थिति में न रहने का निर्णय लेकर वहां से चले जाना एक तरह का होता है। किसी एक अदम्य शक्ति से धकियाते हुए एक परिस्थिति से दूसरी एक परिस्थिति में चले जाना दूसरी तरह का होता है। और फिर खुद अविचल रहने पर भी पहले की परिस्थिति से अतिक्रांत हो जाने के कारण उसमें न रहना एक अलग तरह का होता है। चले जाना किसी भी तरह का क्यों न हो, पहले की परिस्थिति के साथ चले जाने वाले व्यक्ति के सारे संबंध छूट गए, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अभी पिछले दिनों जिस तरीके से इस देश में हिंसा, उन्माद और इस तरह की स्थितियां पैदा हुई, बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि यह देश अब उस तरह का नहीं रहा, और परिवार के लोग ये कहते हैं कि इस देश से चले जाना चाहिए। एक अभिनेता आमिर खान की वो टिप्पणी आई, उसके बाद जिस तरीके से पूरा हंगामा बरपा, यह भी एक तरह का चला जाना है। जिस तरह की परिस्थिति पैदा हुई है उस परिस्थिति से चले जाने की बात, चले जाने की कथा कहता है ये संग्रह। और ये इस संसार को लेकर के, इस समाज को लेकर के, इस समय को लेकर के एक गहरी उदासीनता, असंतृप्ति का भाव इन कविताओं में मौजूद है। रमाकांत रथ के जीवन को जानने वाले लोग जानते हैं कि एक उनका जो बेटा था उसकी मृत्यु हो गई थी। उस मृत्यु के बाद वो बहुत विचलित हुए, और वह विचलन उनकी कविताओं में अंधेरे के अनेक रूपकों में व्यक्त हुआ मौजूद है। सप्तम ऋतु में तो वो बहुत साफ साफ दिखाई देता है। इसके अलावा सचित्र अंधेरा नाम से उन्होंने एक पूरा काव्य संग्रह भी लिखा। उस कल भी अंधेरे पर बात हो रही थी। उस अंधेरे को देखते हुए, उस अंधेरे को पढ़ते हुए निराला का वह राम की शक्ति पूजा का गहन घन अंधकार न याद आए, अंधेरे में कविता की वह बावड़ी न याद आए, ऐसा कैसे हो सकता है। एक जो और प्रवृत्ति मुझे रमाकांत रथ की कविता में दिखाई देती है वो मृत्यु बोध की प्रवृत्ति है। हिंदी कविता और हिंदी आलोचना में जब भी मृत्यु बोध की बात की जाती है तो कुंवर नारायण की कविताओं का खूब उदाहरण दिया जाता है, और कुंवर नारायण को उड़िया के ही दूसरे कवि सीताकांत महापात्रा के मृत्यु बोध की कविताओं से जोड़कर देखने की कोशिश की जाती है। मुझे लगता है कि मृत्यु बोध को जिस तरीके से भारतीय कविता में रमाकांत रथ ने एक दार्शनिक ऊंचाई प्रदान की है, दार्शनिकता के साथ जिस तरीके से व्यक्त किया है, वह रविन्द्रनाथ टैगोर के यहाँ भी दिखाई देती है। यानी कुंवर नारायण का मृत्युबोध, उनकी कविताओं का मृत्युबोध, या फिर जो है सीताकांत महापात्रा के यहाँ जो मौजूद है वो एक अलग भावभूमि है, लेकिन रमाकांत रथ और रविन्द्रनाथ टैगोर इनकी कविताओं के मृत्युबोध की भी बात होनी चाहिए। जिन कवियों की याद सहज ही आती है, निराला ने आप सब जानते हैं सरोज स्मृति लिखी, और उसमें अपनी बेटी की पीड़ा को, अपनी बेटी की मृत्यु की पीड़ा को एक सामाजिकता प्रदान की, और समाज में मौजूद वह पीड़ा, समाज में मौजूद बेटी की मृत्यु की पीड़ा वहां मौजूद थी। उसी तरीके से हिंदी में शिव प्रसाद सिंह महत्वपूर्ण उपन्यासकार हुए, उन्होंने अपनी बेटी की मृत्यु पर एक उपन्यास लिखा। तो अपने जीवन की जो क्षति है, जीवन में अपने सगे संबंधियों की जो क्षति है, उस क्षति को एक सामाजिकता प्रदान करना, समाज के बृहत्तर यथार्थ के रूप में उसको दर्ज करना, उस पीड़ा को, यह रमाकांत रथ की कविताओं में भी मुझे बहुत साफ साफ दिखाई देता है। एक कविता मैं आखिर में कोट करके अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि दुख, पीड़ा, उदासी, वेदना यह सब कुछ मौजूद होने के बावजूद रमाकांत रथ संघर्ष की बात करते हैं, और वो एक अलग दुनिया, एक नई दुनिया, एक खूबसूरत दुनिया की परिकल्पना हमारे सामने पेश करते हैं। इसी संग्रह श्री रणछोड़ की ही कविता है वो। क्या होगा अगर कभी पकड़ में आ जाऊं,
कोई शीर्षक नहीं है, क्योंकि संग्रह की कविताएं शीर्षक विहीन है। उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं जिनमें शीर्षक है। सप्तम ऋतु की कविताओं में शीर्षक आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इन कविताओं में शीर्षक नहीं है और इसीलिए इनको कई बार लंबी कविता के रूप में पढ़ा जाता है। हालांकि अलग अलग कविताएं वो स्वतंत्र कविताओं की तरह भी पढ़ी जा सकती हैं। क्या होगा अगर कभी पकड़ में आ जाऊं, बेशक निहत होऊंगा, उससे भला क्या आता जाता है। एक ना एक दिन तो आयु को खत्म होना था, पर सीधी नजरों से इस बंदी गृह के अधीश्वर को ताकूंगा। मेरे चुप रहने पर भी वह समझ जाएगा कि मैं देख चुका हूं उसकी सारी सामर्थ्य की दीवार के उस पार की सुंदर पृथ्वी को। मैं देख चुका हूं उसकी सारी सामर्थ्य की दीवार के उस पार की सुंदर पृथ्वी को। वह समझ पाएगा कि सिर्फ मुझे नहीं, दूसरे जो भी बंदी हैं उसके आदेशानुसार सभी को दिखने लगा है उसकी दीवार की मिट रही धुंध के भीतर से आकाश को छूती हुई दूरी, जहां मरना जरूर है पर मरते समय मरना नहीं पड़ता है अंधेरे में या कि अपमान में। संघर्ष वहां भी है, लेकिन यह अपमान, यह पीड़ा वहां नहीं है। आप सबने इतना ध्यान से मुझे सुना, आप सबके प्रति हार्दिक आभार, बहुत शुक्रिया। अब आप नताशा जी को सुनाइए। शुक्रिया ललित, आप सबको नमस्कार। मेरे आलेख का शीर्षक है उत्कल प्रदेश के हृदय द्वार पर सांकल पीटती राधा। यानी मेरे आलेख का जो केंद्र बिंदु है वह श्री राधा ही है, क्योंकि दो पुस्तकें मुझे मिली, तैयार रहो मेरी आत्मा और श्री राधा। तैयार रहो आत्मा मुझ तक पहुंची नहीं अब तक, और श्री राधा जो है वो सहज मुझे प्राप्त हुई। तो मुझे लगा कि चूंकि रमाकांत रथ का साहित्य एक सागर की तरह है, तो इसे मैं एक पतवार की तरह यूज कर मैं आगे इस पर अपनी बात रखूं और केंद्र बिंदु इसी के इर्द गिर्द अपनी बात रखने की कोशिश करूं। देखिए, कवि के अनुसार भारत में अनेक भाषाएं हैं, इन सब भाषाओं का योग रूप में साहित्य भारतीय साहित्य है, जो कि हमारे कवि अरुण कमल कटकर कह रहे थे कि तमाम भाषाओं का जो विकास क्रम है या जो आंदोलन है वो तमाम भाषाओं में एक से हुए हैं। इसी बात को उद्धृत करती हैं ये पंक्तियां कि यद्यपि भाषाएं भिन्न भिन्न हैं, किंतु साहित्य का विषय बहुत कुछ समान है। किसी भी भारतीय भाषा का साहित्य केवल भाषा की दृष्टि से ही भिन्न है। मेरे विचार से विषय की समानता प्राचीन साहित्य में आज के साहित्य से अधिक थी। ये जो दो चार पंक्तियां वो रमाकांत रथ ने वागर्त रजत जयंती अंक जनवरी फरवरी 2020 में उद्धृत किए थे। आनंद गुप्ता जी आपके यहाँ हैं। तो इन पंक्तियों को पढ़ने का मेरा मोटिव ये है कि इन शब्दों पर अगर ध्यान दें तो रमाकांत अपने संपूर्ण काव्य में इन पंक्तियों को मान कर चलते हैं। यानी कि वो जो कहते कथनी और करनी में किसी भी तरह की फांक मुझे नहीं नजर आई, उसको आगे हम देखेंगे। रमाकांत उड़िया साहित्य के बहुत प्रतिष्ठित आधुनिकता बोध से संपृक्त कवि हैं। ये मैं श्री राधा के संदर्भ में कह रही हूँ, क्योंकि राधा हमारे सामने सूरदास से लेकर के हिंदी साहित्य में सूरदास से लेकर कनुप्रिया तक आती है, और राधा अपने अलग अलग रूपों में सामने आई है। कनुप्रिया 1959 में आती है और श्री राधा 1984 में। तमाम राधाओं को देखने के बाद मैंने यह महसूस किया कि आखिर 1984 या 85 में जो राधा लिखी गई उसमें ऐसी कौन सी बात थी जो इसके पूर्व की राधा में कवि ने नहीं देखा या उनसे छूटा है। इससे पहले मैंने वह समानता भी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे वो समानता नहीं मिली, इसलिए कि उन तमाम राधाओं में जो खासियत थी वह 1984 में जो राधा रची गई उससे बिल्कुल अलग थी।
उन्हीं बिंदुओं पर मैं अपनी बात रखूंगी। तो सबसे पहले जो मुझे एक बात नजर आई वो रमाकांत रथ एक पुरुष कवि होते हुए, मुझे कहना पड़ रहा है कि पुरुष कवि होते हुए उन्होंने राधा के माध्यम से स्त्री अस्मिता की बात की है। और इसको कुछ पंक्तियों में भी मैं सामने लाऊंगी। हालांकि जगन्नाथ दुबे जी ने भी बहुत अच्छी बात कही कि श्री राधा के जो पंक्तियां आपने पढ़ी, लेकिन मैं यहाँ कहूंगी कि प्रेम को लेकर यहाँ दान करने की या फिर देने की बहुत कम संभावना है। यहाँ पर अस्तित्व की मांग करती है वो। कैसे? वह अगली पंक्तियों में आप देखेंगे। कुछ आमुख है जो मैं पढ़ना चाहूंगी। उड़िया साहित्य की लंबी परंपरा से हम भली भांति परिचित हैं। सारना दास से लेकर सीताकांत महापात्र तक अनेक ऐसे नाम हैं जिनका साहित्य अनुवाद के रास्ते हमारी दृष्टि और कानों तक पहुंची है। हमने उन्हें पत्रिकाओं में, किताबों में पढ़ा है। उड़िया साहित्य की लंबी परंपरा भारतीय साहित्य में देखी जा सकती है। हिंदी की तरह ही आदिकाल में धर्म, देवी देवता के चित्रण तक सिमटा हुआ रहा। आदि युग के बाद मध्य युग, रीति युग और फिर आधुनिक युग, इस तरह से वहां भी विकास हुआ। और इसी आधुनिक युग में सत्यवादी युग, रोमांचिक युग, प्रगति युग का आगमन हुआ, जिसने एक महत्वपूर्ण कवि रमाकांत रथ पर के रूप में हमारे सामने आए। जिस वक्त सीताकांत महापात्र दीप्ति और ज्योति, उनकी पुस्तक का नाम है, के प्रकाशन के साथ उड़िया काव्य जगत में एक वजनदार कवि के रूप में सामने आ चुके थे। सच्ची राउत राय अपनी बड़ी कृति दे चुके थे। ठीक उसी समय रमाकांत रथ अपनी पहली कृति केते दिनारा के साथ प्रस्तुत हो चुके थे। यह समय था 1963 का, यानी कि रमाकांत रथ की जो पहली पुस्तक आई वह 1963 में और श्री राधा आती है 1985 में। इस बीच का जो सफर है उनका, उन्हें देखेंगे। राधा के क्रम में मैंने यह ढूंढने की कोशिश की कि हम जिन कवियों को पढ़ते हैं आखिर वह औरों से किस तरह भिन्न है। तो रथ जी को पढ़ते हुए यह जाना कि उनके काव्य में आने वाले जिस रहस्यवाद की बात होती है, मैंने कई आलोचनात्मक चीजें पढ़ी इंटरनेट से, किताबों से, तो ये रहस्यवाद आया 1985 के आसपास। यह बात थोड़ी मुझे नागवार गुजरी, तो मैंने ढूंढने की कोशिश की। इसे नवीन रहस्यवाद का नाम देते हैं। किस तरह वो हम आगे देखेंगे। और तैयार और मेरी आत्मा में भी वह रहस्यवाद दिखता है, उनकी जो दूसरी कृति है उसमें। वे ना तो छायावादी रहस्यवाद है ना छायावादोत्तर। यह नवीन रहस्यवाद है, कवि के व्यक्ति सत्ता से उपजा रहस्यवाद। कवि की व्यक्ति सत्ता से उपजा रहस्यवाद। सवाल यह भी उपाय खड़ा है कि इस आधुनिक कवि को नवीन रहस्यवाद की जरूरत क्यों पड़ी। फिर आधुनिक कैसे हुए हम? क्या डार्विन के इस विकास सिद्धांत काफी नहीं जीवन को समझने के लिए? या बिग बैंग के विस्फोट से जन्मा पृथ्वी के करोड़ों वर्षों का परिवर्तन कोई कल्पना है? ऐसा नहीं है। कवि जब अपने मन को भुलावे में रखना चाहता है तो रहस्यवाद का सहारा लेता है, या फिर अध्यात्म की राह चल कवि सत्ता, ईश्वरीय सत्ता से परिचित होने का एक अवसर तलाशता है। वही अवसर की तलाश है श्री राधा। मृत्यु शाश्वत है, इसलिए कविता भी मृत्यु के रहस्य से कभी मुक्त नहीं हो पाती। यह सच है। दुबे जी ने भी कहा कि मृत्यु पर वो बार बार बात करते हैं। मृत्यु पर उन्होंने कई कविताएं लिखी हैं। शोक से अभी कल पढ़ रहे थे कुछ पंक्तियां, चला जाऊंगा, पलायन भी है, मृत्यु भी है, और मृत्यु के बाद की का भी जीवन है। श्री राधा में सबसे खास बात जो ये है, अन्य राधाओं का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वह जीवन काल में आता है। लेकिन ये जगन्नाथ जी, आप इस बात से सहमत होंगे कि यहाँ श्री कृष्ण की मृत्यु पे राधा प्रसन्न होती है कि मैं अब खुश हूं कि तुम जा चुके हो। अब मुझे तुमसे मिलने जब मैं जाऊंगी नदिया के किनारे या कहीं भी, तो मुझे कोई रोकेगा टोकेगा नहीं।
और ये प्रज्ञा नायिका है। प्रज्ञा नायिका तो सूरदास से लेकर, अब सूरदास ने हालांकि स्वकीय भी दिखाया था, उन्होंने विवाह दिखाया था राधा से कृष्ण का, लेकिन यहाँ प्रज्ञा नायिका होते हुए भी बहुत सारी ऐसी विवाह परंपरा की जो बहुत सारी चीजें हैं उन्होंने तोड़ी है। जैसे कि एक जगह है कृष्ण की मृत्यु की खबर आती है अंत में, तो वो अपने तमाम जो वैवाहिक चिन्ह है, प्रतीक, सिंदूर है, चूड़ियां हैं, ये सब है वो नहीं हटाती है, बल्कि कहती है कि मैं और अधिक चूड़ियां खनकाकर लोगों को बताऊंगी। ये जो सारे प्रतीक है, तो ये नई चीज मुझे यहाँ दिखी। इसके बाद है मृत्यु शाश्वत है, इसलिए कविता भी मृत्यु के रहस्य से कभी मुक्त नहीं हो पाई, और उससे भी अधिक शायद जीवन और जीविका उसे मुक्त नहीं होने देती। रहस्य लौटता है आवरण बदलकर बार बार। कवि के पास, वैज्ञानिक के पास जाने से तो डरता है, क्योंकि जानता है वहां तर्क मांगे जाएंगे, चीन फाड़ मचेगी, इसलिए वह नए रूप कवि को चुनता है, जिसे कवि नवीन रहस्यवाद का नाम देता है। हालांकि आश्चर्यजनक की बात है कि जिस रहस्यवाद को, यह विरोधाभास मुझे बार बार दिखा है, और मैं पहले इसका जिक्र करूंगी। कुछ जो प्लेटोनिक लव वाला, जो अक्सर प्लेटोनिक लव कहा जाता है, रमाकांत के बारे में उन्होंने कहा था, लेकिन यह भी विरोधाभास है कि अपने इंटरव्यू में उन्होंने इसको सिरे से नकारा है। और यह भी कहा जाता है कि एजरा पाउंड और इलियट का उन पे प्रभाव है, और इलियट की कृति बंजर भूमि को वो सिरे से नकारते हैं। अपने 2020 या 19 में एक साक्षात्कार आया, उसमें उन्होंने सिरे से नकारा। बल्कि उनकी दूसरी कृति, उसका नाम मैं भूल रही हूँ, जिसमें प्रेम कविताएं हैं, शरीरी प्रेम कविताएं हैं, मानसल हैं, उन कविताओं को उन्होंने उससे बेहतर बताया है। तो ये विरोधाभास बहुत जगह मिली है, लेकिन इसके लिए डीप मतलब गहन अध्ययन की जरूरत है, तो उसको बहरहाल अभी रहने देते हैं। आगे है कि उनसे एक सवाल किया जाता है कि क्या आप इस विचार से सहमत होंगे कि आप एक आध्यात्मिक या अस्तित्ववादी कवि हैं? तो उनका जो जवाब है वो सुनिए। नहीं, मैं अस्तित्ववादी होने या एक आध्यात्मिक कवि होने की इन शर्तों से सहमत नहीं हूं, बल्कि यह उनकी अपनी पंक्ति है, और जो आलोचनात्मक पंक्तियां मुझे मिली है उसमें घोर अस्तित्ववादी उनको बताया गया है। तो ये कंट्रडिक्शन मुझे दिखा। मैं एक ऐसा कवि हूं जो अपनी भावनाओं को अपने पाठकों तक पहुंचाना चाहता हूं। और फिर अगला सवाल बहुचर्चित और बहुपठित पुस्तक श्री राधा के संबंध में था कि आप आध्यात्मिकता को कैसे परिभाषित करते हैं? तो उनका जवाब था कि जब मैंने श्री राधा को लिखा तो इसे आध्यात्मिक विचार देना मेरा विचार नहीं था। मैं केवल यह बताना चाहता था कि कृष्ण के लिए राधा का गहन प्रेम है, एक ऐसा प्रेम जो जीवन को अर्थ देता है। और जब मैंने उसे 6 वर्षों में श्री राधा को लिखने की कोशिश की, तो मुझे व्यक्तिगत रूप से महसूस हुआ कि मुझे लिखने के लिए किसी के द्वारा निर्देश या निर्देशित किया जा रहा है, इसलिए मैंने कभी भी श्री राधा का लेखक होने का गुमान नहीं पाला। यह बात भी एक बार और उन्होंने एक साक्षात्कार में, उनकी एक लंबी कविता है बाघ शिकार, उनकी एक लंबी कविता है, जो वो IAS अफसर थे और आदिवासी बहुल इलाके में उनका रहना हुआ था। तो वहां जब जंगल सफारी जो हम लोग उस दिन निकले थे, इस तरह से वो निकले और बाघ की खोज में, चूंकि बाघ दिखा नहीं तो मुझे उस दिन याद आ रही थी उस दिन बाघ कविता, रमाकांत रथ भी बाघ की खोज में थे और नहीं दिखने पे उन्होंने रात में वह कविता लिखी, लंबी कविता है। तो उस कविता के विषय में भी उन्होंने कहा, हमारे बिहार के कवि है सतीश नूतन, अभी वो हाल में गए थे तो रमाकांत रथ जी से मुलाकात हुई थी, तो उस कविता का उन्होंने जिक्र किया। तो उन्होंने कहा कि इसका तो लेखक कवि मैं नहीं हूँ, वो कविता उतरी थी मेरे भीतर और वो कागज पे आई थी। इस तरह से वो मानते थे कविताओं के बारे में। श्री राधा के बारे में भी उनका यही कहना था। और जिस रणछोड़ दास की भी बात हो रही थी, श्री राधा के 11 वर्षों के बाद वो रणछोड़ दास लिखते हैं और उस रणछोड़ दास में उन्होंने कृष्ण को
राधा लिखते हुए जो उन्होंने महसूस किया कि कुछ कमी रही है, उस कमी को उन्होंने रणछोड़ दास में पूरा किया। अब अगला है कि राधा के चरित्र की कल्पना आखिर कहाँ से आई। इस पे कुछ पंक्तियां हैं कि कवि को कुछ कहने से पहले खुद को सुनना होता है, स्वयं से वार्तालाप करना होता है। यह एक अंतर यात्रा है जिसमें किसी की कंपनी नहीं मिलती, बस बीहड़ और बियावा। एक कवि आधुनिक कैसे होता है? अपनी परंपरा को ध्यान में रखते हुए वर्तमान समय की चेतना से संपृक्त होना ही आधुनिक होना है। अब 80 के दशक की आधुनिक चेतना आज से 30 सालों के पश्चात पुरानी हो चुकी होगी, लेकिन अपने समय में वह अब भी आधुनिक है। इसी आधुनिक बोध से संपृक्त है रथ जी की राधा। हिंदी साहित्य के इतिहास में भी उड़िया में कृष्ण काव्य की सुदृढ़ परंपरा है। कृष्ण काव्य की, राधा काव्य की नहीं। कृष्ण के माध्यम से राधा को हमेशा याद किया गया, एक ऊर्जा की तरह, कृष्ण की शक्ति की तरह, प्रतीकात्मक रूपों में। लेकिन यहाँ जो श्री राधा का जो मूल केंद्र विषय है वह है राधा, और राधा के माध्यम से कृष्ण आते हैं। वह भी काफी राधा की दृष्टि में आलोचनात्मक दृष्टि से बार बार आते हैं। ऐसा नहीं है कि राधा प्रेम में बिल्कुल ऐसी बातें कह रही हैं कि राधा बहुत ज्यादा, कृष्ण बहुत ज्यादा उनके लिए प्रिय रहे या बहुत खास रहे। ऐसा नहीं है। बार बार वो सवाल करती है उनसे, बार बार अपनी जो स्मिता है उसकी बात करती है। क्योंकि समय एकदम नहीं मिलेगा। अच्छा, ठीक है, मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। शुक्रिया। किसने कहा नहीं? देखती हूँ। अब श्री शंकर जी की बात करेंगे राधा पर। माफ कीजिएगा, रमाकांत राधा। रमाकांत रथ की कविताओं को पढ़ते हुए जो कुछ मैंने लिखा है वो मैं आप लोगों के सामने सुनाता हूँ। इसका शीर्षक मैंने दिया है तीन की पैनी में आग का समुद्र। तीन की पैनी में आग का समुद्र, ये कविता की एक पंक्ति है। हिंदी कविता की इस दीर्घ परंपरा से गुजरते हुए जब हम अन्य भारतीय भाषा की कविताओं से परिचय पाते हैं तो सबसे पहला सवाल यही उभरता है, यह हिंदी की मुख्य धारा की कविता के कितने करीब है। अर्थात यह भाषा, रूप, अंतर्वस्तु के साथ संवेदना के स्तर पर कितनी परिपक्व है, इसका विकास किस दिशा में हुआ है और यह मायने रखता है। कोई भी रचना अपने समय और सरोकार के साथ चलकर भी अपनी अनिवार्यता सिद्ध कर सकती है। कविता इससे अलग नहीं है। यही कारण है कि चाहे अनचाहे उसकी भूमिका पर बहुत बातें हुई हैं और सवाल भी उठे, मगर इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि कविता अपने भाव और संवेदना के स्तर पर जितनी गहरी छाप छोड़ती है उतनी लंबी उम्र पाती है। अक्सर इसमें अनुवादक की एक बड़ी भूमिका होती है। बढ़िया अनुवाद जहाँ कविता की आत्मा को बचा लेते हैं, वहीं खराब अनुवाद उस कविता से दूर भी कर देते हैं। हालांकि इसमें कवि का कोई दोष नहीं होता, लेकिन यह सच है कि अन्य भाषा की रचना से जुड़ने का एक माध्यम अनुवादक ही होता है, जो पाठक और कवि के बीच मौजूद होता है। उड़िया भाषा के महत्वपूर्ण कवि रमाकांत रथ की कविताओं से गुजरते हुए कई बातें जहन में आई, लेकिन उन्हें पढ़ते हुए यह एहसास बार बार हुआ कि उनकी कविताएं हिंदी की मुख्य धारा की कविता के बराबर ही भाषा, भाव, शिल्प, संरचना और संवेदना हर स्तर पर उनकी कविताएं चकित करती हैं। उन्हें पढ़ते हुए यह एहसास धीरे धीरे बुझ जाता है कि ये कविताएं उड़िया भाषा की कविताएं हैं। हिंदी की श्रेष्ठ रचना की यह विशेषता है, किसी भी श्रेष्ठ रचना की यह विशेषता होती है कि वह देश का और सीमा से परे होकर भी उतनी ही अर्थवान रहती है जितनी वह मूल भाषा में होती है। यह रमाकांत रथ की भी विशेषता है।
उनकी कविताओं में विविधता के अनेक रंग देखने को मिलते हैं, वह भी अपनी जड़ और जमीन के साथ। कविता के लिए सबसे जरूरी चीज होती है उसकी अपनी जमीन, यह किसी भी विधा के लिए जरूरी है। रमाकांत रथ की कविताओं में उनका परिवेश अपनी सुगंध के साथ मौजूद है। जीवन और मृत्यु के बीच की जद्दोजहद उनकी कई कविताओं में देखने को मिलती है। रहस्य, आध्यात्म, दार्शनिक भाव और कौतुक के बीच उनकी कविता बनती है और अपने जादू से बांध लेती है। हालांकि इसके अपने खतरे हैं कि अक्सर कविता इनके बीच भटक जाती है, मगर रमाकांत रथ इस कला को साथ देते हैं। उनकी अधिकांश कविताएं इसी भावभूमि पर हैं और बेहतरीन कविताएं हैं। उनकी कविताओं में उदासी का भाव बहुत है, लेकिन यह उदासी निराश और हताश करने वाली नहीं है। रमाकांत रथ की कविताओं में यथार्थ और कल्पना का मिश्रित रूप केंद्र में है। उनकी कल्पनाशीलता की उड़ान में उनका साथ उनकी भाषा देती है। कविता की विषय वस्तु के साथ कौतुक से भरा प्रश्नाकुल मन उनकी रचनाशीलता को एक नई ऊंचाई प्रदान करता है। कोई कवि मृत्यु जैसे विषय पर कविता लिखे तो वह शोक से भर देता है। रमाकांत रथ की कविता शोक से नहीं, उल्लास से बांधती है। उनकी कविताओं में शोक का भाव मौजूद तो है, मगर वहाँ जीवन का तार बहुत गहरा है। उसकी उष्मा का तेज